नमस्कार आप सभी को। चेतन भारत लर्निंग में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम 2014 में आपका जो हिंदी की मुख्य परीक्षा हुई थी उस पर चर्चा करेंगे। तो पहला सवाल हिंदी में अनुवाद कीजिए। इस पैराग्राफ को आप पढ़ लेंगे, उसके बाद चलिए हम पढ़ लेते हैं। इज इट पॉसिबल, क्या यह संभव है? टू हैव टू एंटायरली डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमी इन अ कंट्री। टू एंटायरली डिफरेंट, दो पूर्ण रूप से अलग तरह की अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था इन अ कंट्री, एक देश में। तो इज इट पॉसिबल टू हैव टू एंटायरली डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोनॉमी इन अ कंट्री? क्या यह संभव है कि एक देश में दो पूर्ण रूप से अलग तरह की अर्थव्यवस्थाएं हों? वन बेस्ड ऑन द बिग मशीन, बेस्ड होता है आधारित, कि एक बड़ी मशीनों पर आधारित। एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन जो शब्द है औद्योगिकीकरण, औद्योगिकीकरण, औद्योगिकरण भी होता है और औद्योगिकीकरण। तो ये इसकी वर्तनी आप देख लेंगे, बड़ा ओ आता है इसमें, तो आपको ये शुद्ध करने में भी पूछा जाता है कई बार। औद्योगिकीकरण एंड द अदर मेनली ऑन कॉटेज इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योगों। तो वन बेस्ड ऑन बिग मशीन, एक बड़ी मशीनों पर आधारित। एंड एक बड़ी मशीनों, देखिए एंड आ रहा है, तो अगर हम पहले ही बिना पूरा वाक्य पढ़े पहले ही लिखना शुरू कर देते हैं तो हमारी गलती हो सकती है, इसलिए जो बड़े वाक्य हैं उनको आपको पहले रफ में लिखना है। वन बेस्ड ऑन द बिग मशीन, एक बड़ी मशीनों और औद्योगिकीकरण पर आधारित। एंड द अदर, और दूसरा मेनली ऑन कॉटेज इंडस्ट्रीज, और दूसरा कुटीर, और दूसरा मेनली मुख्य रूप से कुटीर उद्योगों पर आधारित। तो क्या बनेगा इसका पूरे वाक्य का जो हमारे पास अनुवाद है कि क्या यह है कि क्या एक देश में दो पूर्ण रूप से अलग तरह की व्यवस्थाओं का होना, अर्थव्यवस्थाओं का होना संभव है? एक बड़ी मशीनों और औद्योगिकीकरण पर आधारित और दूसरी कुटीर उद्योगों पर आधारित। दिस इज हार्डली कंसीवेबल, कंसीवेबल मतलब मानने योग्य, यह मानना बहुत कठिन है। फॉर वन मस्ट ओवरकम द अदर, तो लेखक कह रहे हैं कि एक जो है वो दूसरी पर हावी हो जाएगी, एक जो है वो दूसरी को ओवरकम मतलब पीछे छोड़ देना, एक जो है वो दूसरी को पराजित कर देगी। एंड देयर कैन बी ए लिटिल डाउट, और इसमें बहुत कम संदेह है या इसमें कोई संदेह नहीं है, दैट द बिग मशीन विल ट्रियम्फ, कि बड़ी मशीन जो है वो जीत जाएगी, अनलेस इट इज फोर्सिबली प्रिवेंटेड, जब तक कि इसको फोर्सिबली मतलब जबरन, प्रिवेंटेड रोका जाए, फ्रॉम डूइंग सो, जब तक कि, अच्छा क्या कह रहे हैं, यह मानना बेहद कठिन है क्योंकि एक जो है वो दूसरी को पराजित कर देगी, क्योंकि एक जो है वो दूसरी को अवश्य ही पराजित कर देगी। और इसमें कोई संदेह नहीं कि बड़ी मशीन जीत जाएगी जब तक कि इसको जबरन ऐसा करने से रोका ना जाए, राइट। तो मतलब तो मतलब लेखक क्या कह रहा है कि एक देश में दो अलग तरह की अर्थव्यवस्थाएं क्या हो सकती हैं, मतलब एक बड़ी मशीनों पर आधारित हो और दूसरी कुटीर उद्योगों पर आधारित हो। तो आगे वो कहता है कि यह मानना बहुत कठिन है क्योंकि उनमें से एक जो है वो दूसरे को अवश्य ही पीछे छोड़ देगी, क्योंकि बड़ी मशीन जो है वो जीत जाएगी, बड़ी मशीन अवश्य ही जीत जाएगी जब तक कि उसको ऐसा करने से जबरदस्ती मतलब जबरन जानबूझकर रोका ना जाए। that is thus it is not a mere question of adjustment of mere question, so मतलब thus इसलिए यह it is not a mere question, यह सवाल नहीं है, क्या सवाल नहीं है, ऑफ एडजस्टमेंट, ऑफ एडजस्टमेंट होता है सामंजस्य, तालमेल,
सामंजस्य या तालमेल आप लिख सकते हैं। तो एडजस्टमेंट शब्द जहाँ भी आ जाए आपको पता है कि उसका जो अनुवाद है वो आप सामंजस्य लिखेंगे। दिस इज नॉट अ मियर क्वेश्चन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ द टू फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी। प्रोडक्शन होता है उत्पादन, उत्पादन, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था। तो उत्पादन और अर्थव्यवस्था और दो तरह के उत्पादन और अर्थव्यवस्था के सामंजस्य का ये केवल, तो दिस इज नॉट अ मियर क्वेश्चन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ टू फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इकोनॉमी। तो ये दो तरह के उत्पादन और अर्थव्यवस्था का, यह केवल दो तरह के उत्पादन और अर्थव्यवस्था का सवाल के सामंजस्य का सवाल ही नहीं है। वन मस्ट बी डोमिनेटिंग एंड पैरामाउंट। डोमिनेटिंग होता है हावी होना, पैरामाउंट होता है अच्छे दर्जे का, ऊंचे दर्जे का। तो एक जो है वो हावी और ऊंचे दर्जे का होगा विद द अदर एज कॉम्प्लीमेंट्री टू इट, और दूसरा क्या होगा इसका, कॉम्प्लीमेंट्री होगा, पूरक होगा। फिटिंग इन वेयर इट कैन, जहां पर मतलब ये आ सकता है वहां पर ये आ जाएगा। मतलब एक क्या है, हावी होगा, दूसरा मतलब एक ऊंचे दर्जे का और हावी होगा, दूसरा इसका पूरक होगा जहां पर ये ठीक बैठ सके। द इकोनॉमी बेस्ड ऑन द लेटेस्ट टेक्निकल अचीवमेंट्स ऑफ द डे। अर्थव्यवस्था जो कि आधुनिक मतलब जो नवीनतम तकनीकी उपलब्धियों, आज की नवीनतम तकनीकी उपलब्धियों पर बेस्ड है, आधारित है। मस्ट नेसेसरली बी द डोमिनेटिंग वन, वो क्या होगी, हावी होगी, वो अवश्य ही हावी होगी। इफ टेक्नोलॉजी डिमांड्स द बिग मशीन, अगर तकनीक बड़ी मशीन की मांग करती है, एज इट डज टूडे इन अ लार्ज मेजर, जो कि आज बड़े पैमाने पर यह करती है, देन द बिग मशीन विद ऑल इट्स इम्प्लीकेशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेज मस्ट बी एक्सेप्टेड। तो बड़ी मशीन को विद ऑल इट्स इम्प्लीकेशंस, कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं परिणाम, और जो हमारे पास इम्प्लीकेशंस हैं, इम्प्लीकेशंस होते हैं उलझाव, कि जो बड़ी मशीनें हैं उनके जो भी परिणाम हो, जो भी नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, इम्प्लीकेशंस मतलब जो उनमें निहित हैं, निहित अर्थ। निहित अर्थ का अर्थ होता है कि जिनका हमें शायद बाद में पता चले, जो प्रेजेंट, जो हम जब बड़ी मशीनों को लगाएंगे हो सकता है बाद में इनके कुछ नेगेटिव जो प्रभाव हैं वो भी देखने को मिले, जो उलझाव हैं वो भी देखने को मिले, तो वो है इम्प्लीकेशंस। ये मुझसे डिलीट हो गया, चलिए मैंने बता ही दिया है आपको। आगे बढ़ते हैं। सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र में अंतर सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो अथवा अपने क्षेत्र में सफाई की उचित व्यवस्था हेतु निगमायुक्त को एक पत्र लिखिए। तो दूसरा जो है बेहद आसान है। पहला हो सकता है कि सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र में आपको अंतर ना पता हो, तो ये तो हमने ये तो आप पढ़ते ही हैं, निगमायुक्त को एक पत्र लिखना है सफाई की उचित व्यवस्था के लिए। तो सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र में अंतर क्या होता है, ये अलग अलग तरह के पत्र हैं। जब हम पत्र पढ़ेंगे तो इन पर चर्चा करेंगे। सरकारी पत्र होते हैं ये औपचारिक पत्र होते हैं, औपचारिक मतलब फॉर्मल ऑफिशियल लेटर होते हैं। अर्ध सरकारी होते हैं ये डेमी ऑफिशियल लेटर होते हैं, ये अनौपचारिक होते हैं। तो सरकारी पत्र क्या होते हैं, सरकारी कार्यालयों द्वारा दूसरे कार्यालयों को जो पत्र लिखे जाते हैं वो सरकारी पत्र होते हैं। इनमें औपचारिक भाषा होती है, मर्यादित भाषा होती है, इनका अलग प्रारूप होता है, पत्र संख्या इन पे लिखी जाती है। अर्ध सरकारी पत्र जो होता है सरकारी कार्यालयों द्वारा दूसरे कार्यालय के किसी अ, अधिकारी को लिखा जाता है। मतलब सरकारी जो कार्यालय है वह दूसरे अधिकारी को लिखता है, मतलब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को लिख सकता है। तो इसमें मतलब जैसे कि किसी विषय पर उनके राय जानने के लिए लिखा जाता है। इसमें जो हमारी भाषा होती है वो मैत्री की भावना होती है, मैत्री की भाषा होती है, थोड़ी व्यक्तिगत भावना होती है, व्यक्तिगत भाषा इसमें ली जाती है। तो उदाहरण हमें इसका अंतर स्पष्ट करना है। जब हम पत्र अच्छे से पढ़ेंगे तब हम इनको करेंगे। तो आगे चलते हैं। निम्नलिखित अवतरण सार, निम्नलिखित अवतरण का सार 1/3 शब्दों में लिखिए। तो सौंदर्य बाहर की वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है। तो पहली पंक्ति से ही आपको समझ में आ रहा है कि आगे की जो पंक्तियां हैं उनमें आपको क्या मिलेगा। यूरोपीय कला समीक्षा की यह एक बड़ी ऊंची उड़ान या बड़ी दूर की कौड़ी
समझी गई है, पर वास्तव में यह भाषा के गड़बड़ झाले के सिवा और कुछ नहीं है। तो आराम से आप इसको 1/3 शब्दों में आप लिखिए, इसका शीर्षक लिखिए, इसको 1/3 शब्दों में आप लिख सकते हैं। तो आगे चलते हैं हम। सरल हिंदी में व्याख्या कीजिए। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। पढ़ी होता है, पढ़ा लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो कबीर जी का दोहा है। कबीर जी क्या कह रहे हैं इसमें कि हमें साधु व्यक्ति की, साधु का अर्थ है ज्ञानी व्यक्ति, जो महान व्यक्ति है, उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। देखिए, जो कबीरदास जी ने उस समय के जो जाति भेद लोगों में व्याप्त था, आडंबर लोगों में व्याप्त थे, जो रूढ़िवादी मानसिकताएं लोगों में थी, उनको दूर करने का काम किया है। अपने दोहों में कबीर जी ने शिक्षा दी है लोगों को। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान की। जो ज्ञानी व्यक्ति की पहचान होती है वो ज्ञान से होनी चाहिए। उसके जाति पूछने का कोई मतलब ही नहीं है, उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। उसकी ज्ञान से, उसके जो उसके ज्ञान से उसकी जो योग्यता है, ज्ञान से आंकनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति में पैदा हुआ हो। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। तो जब हम तलवार खरीदते हैं तो तलवार की धार देखी जाती है, तलवार किस म्यान में रखी हुई है। म्यान होता है जिसमें तलवार को रखा जाता है। तो म्यान की सुंदरता आप नहीं देखते हैं, म्यान की आप विशेषताएं नहीं देखते हैं, तलवार की आप धार देखते हैं। तो इसी प्रकार हमें साधु का ज्ञान पूछना चाहिए, उसके ज्ञान की वजह से उसे आदर सत्कार देना चाहिए, उसकी जाति हमें नहीं देखनी चाहिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डार। हस्ती जो शब्द है ये हाथी के लिए आया है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डार। स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मार। स्वान होता है कुत्ता। तो स्वान रूप संसार है, जैसे हम आमतौर पर बोलते हैं कि अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो बोलने दो, कोई बात नहीं। लोगों का काम है बोलना, लोग तो बोलते ही हैं, लोग तो बातें करते ही हैं। भूकन दे झक मार, तो बड़ी ही आसानी से कबीर जी कह रहे हैं कि स्वान रूप संसार है, कि संसार जो है वो कुत्ते की भांति है। जिस प्रकार कुत्ते के भौंकने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, संसार के बातें करने से संसार को मतलब फालतू की बातें करनी आती हैं, बेकार की व्यर्थ की बातें करनी आती हैं, तो आपको उन पर ध्यान नहीं देना है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, कि आपको ज्ञान रूपी हाथी पे चढ़कर बैठ जाना है। ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर आपको बैठना है। दुलीचा डार के, दुलीचा मतलब गलीचा, जैसे हम बोलते हैं, गलीचा डाल के आराम से ज्ञान रूपी हाथी पर ज्ञान रूपी हाथी की आपको सवारी करनी है। संसार के बोलने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर कुत्ता चाहे भौंकता रहे, जब आप हाथी की सवारी कर रहे हैं तो किसी के मतलब अन्य पशुओं के बोलने से, कुछ भी करने से क्या फर्क पड़ता है। अथवा आगे पढ़ते हैं। जो अगणित लघु दीप हमारे, अगणित मतलब अनगिनत, जिनकी कोई गिनती नहीं है। लघु मतलब छोटे, दीप मतलब दिए, तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी दिन। आप इसको पढ़िए। जल जल कर जल जल कर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी, धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो ये आ, हमारे बहुत ही प्रसिद्ध कवि जी के द्वारा लिखा गया है। मुझे नाम उनका दिमाग में स्किप हो गया है, चलिए मैं बताती हूँ, दिमाग में आता है। तो रश्मि रथी के लेखक हैं। जो अगणित लघुदीप हमारे, तो कवि इसमें क्या कहते हैं कि तूफानों में, कि जितनी मतलब तूफानों में एक किनारे के, जो बुरे मतलब कठिन समय जो था, उस समय में जो हमारे सैनिक थे। देखिए, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आराम से उसकी समझ में आ रहा है कि कवि क्या कह रहे हैं। अपनी कलम को बोल रहे हैं कि आज उनकी जय बोलो, उनके गुणगान करो। जो सैनिक, जो वीर सेनानी, जो स्वतंत्रता सेनानी अनगिनत लघु दीपकों की तरह तूफानों में जलते हुए बुझ गए,
कि जिनकी कोई गिनती भी नहीं है, जिनका हमें नाम तक नहीं पता, हम जिनको जानते तक नहीं हैं, जिनके बलिदान कितने बड़े थे, हमें पहचान तक नहीं है, ना जाने कितने ही स्वतंत्रता सेनानी ऐसे होंगे जिनका हमें पता तक नहीं है। तो ऐसे ही लघुदीप हमारे तूफानों में, कठिन समय में जल जल कर बुझ गए। किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, हम उनकी प्रशंसा तक नहीं करते हैं, उन्होंने अपनी प्रशंसा तक नहीं मांगी, उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा अपने देश से, बस उन्होंने अपना सर्वस्व अपने देश पर कुर्बान कर दिया। पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही लपट दिशाएं, जिनके सहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल। पीकर जिनकी लाल शिखाएं, लाल शिखाएं का अर्थ है कि दीपक जैसे जलता है, तो लाल शिखाएं, ये जो ज्योति है, उनकी लौ से, उनकी जो लाल अग्नि से, उनकी जो प्रज्वलित अग्नि है, उसकी लपटों से, उनकी जो लपटें हैं, उनसे दिशाएं क्या है, जगमगा उठी हैं। उगल रही लपट दिशाएं, जिनकी सिंहनाद से सहमी, कि वो दुश्मन को, शत्रु को देखकर उन्होंने सिंहनाद किया, उनकी सिंहनाद से धरती सहम गई और अभी तक सहमी हुई है, अभी तक हिल रही है, अभी तक डोल रही है। तो कवि कहते हैं कि अपनी कलम को कि आप उनकी जय बोलो, कि तुम आज उनके गुणगान करो। ठीक है, तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, श्री रामधारी सिंह दिनकर, ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं कर कभी समय मिले तो आप ज़रूर पढ़िए। हम इनकी कविताओं की व्याख्या भी करेंगे। तो उनका ये लिखा हुआ है, इसकी आप अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। अगला देखते हैं, क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है। मनोविकार मतलब मन की बुराई है। एक का क्रोध दूसरे में भी क्रोध का संचार करता है, बिल्कुल करता है। जिसके प्रति क्रोध प्रदर्शन होता है वह तत्काल अपमान का अनुभव करता है और इस दुख पर उसकी भी त्योरी चढ़ जाती है। तो जिसके प्रति आप क्रोध का प्रदर्शन करते हैं, बिना सोचे समझे कि मुझ पर क्रोध क्यों किया जा रहा है, वह भी तत्काल अपमान का अनुभव करता है और उसमें भी क्रोध का संचार हो जाता है। तो देखिए, लेखक की लेखन शैली देखिए कितनी प्रभावी है। इसमें क्या है, आपको सीख भी दी जा रही है और थोड़ा सा हास्यास्पद भी इसको बनाया गया है। और इस दुख पर उसकी त्योरी चढ़ जाती है। यह विचार करने वाले बहुत थोड़े निकलते हैं कि हम पर जो क्रोध प्रकट किया जा रहा है वह उचित है या अनुचित। इसी से धर्म, नीति और शिष्टाचार तीनों में क्रोध के निरोध का उपदेश पाया जाता है। तो धर्म, नीति, शिष्टाचार में क्रोध का निरोध करने का उपदेश हमें दिया जाता है। तो इसको बहुत ही सुंदर शब्दों में आप लिख सकते हैं, नेकी ना करना बदनामी की बात नहीं, अपनी इच्छा नहीं है, यह सामर्थ्य नहीं है, इसके लिए कोई हमें बुरा नहीं कह सकता। मगर जब हम नेकी करके उसका एहसान जताने लगते हैं, तो वही जिसके साथ हमने नेकी की थी हमारा शत्रु हो जाता है और हमारे एहसान को मिटा देना चाहता है। वही नेकी अगर नेकी करने वाले के दिल में रहे तो नेकी है, बाहर निकल आए तो बदी है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, विपरीतार्थक शब्द लिखिए। अतिवृष्टि, फिर से वही शब्द आ गया। तो मुझे लगता है कि तीसरी बार हम ये शब्द लिख रहे हैं। अतिवृष्टि, बहुत ज्यादा बारिश होना। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, आपको पता होना चाहिए। इसका अनावृष्टि, बारिश का ना होना। पिछले पेपर में हमें अनावृष्टि दिया गया था और हमें अतिवृष्टि लिखना था। इस पेपर में हमें अतिवृष्टि दे दिया गया है, हमें अनावृष्टि लिखना है। अनिवार्य होता है आवश्यक, जिसे मतलब अनिवार्य, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, मतलब आपको कोई विकल्प नहीं है, आपको ये करना ही पड़ेगा। तो अनिवार्य का जो विलोम है वो है वैकल्पिक, जिसमें आपको विकल्प है। फिर से आर्द्र, ये भी तीसरी बार हम शायद लिख रहे हैं। तो अच्छा, ये विलोम पूछा गया है लेकिन ये टाइपिंग में एरर होगा शायद। आर्द्र होता है, तो आर्द्र होता है वेट, तो इसका आ जाएगा शुष्क, ड्राई। आर्द्र भूमि, वेटलैंड और शुष्क। कनिष्ठ, कनिष्ठ होता है जूनियर, तो कनिष्ठ का जो विलोम आएगा वो आएगा ज्येष्ठ।
सीनियर। वैमनस्य, वैमनस्य में आधा स आता है। वैमनस्य होती है शत्रुता, तो इसका आएगा हमारे पास सौमनस्य। सौमनस्य मित्रता। घात, घात होता है, ये पहले भी मैंने आपको इसका अर्थ बताया हुआ है। घात होता है कि छुप कर बैठ जाना और मौके का अवसर की तलाश करना। घात लगाकर बैठ जाना मतलब आक्रमण करने की उसमें बैठना। आपकी इंटेंशन क्या है कि आपको आक्रमण करना है, तो इसका आएगा प्रतिघात। गमन, गमन होता है जाना, तो इसका आएगा आगमन। चंचल, चंचल होता है जैसे बच्चे चंचल होते हैं, एक जगह पर टिक कर नहीं बैठते हैं। गतिशील, जो मूव मूव करता है। चंचल, तो इसका आएगा स्थिर। चंचल मन, तो मन को स्थिर मतलब स्थिर। स्वकीय, स्वकीय होता है अपना, और इसका आएगा परकीय। बर्बर, जुल्म, तो इसका आएगा सभ्य। ये शब्द आपने कई बार सुना होगा कि अ, उसने अपनी बर्बरता का परिचय दिया, सिकंदर ने अपनी बर्बरता का परिचय दिया। तो सभ्य मतलब अच्छा व्यवहार करना। शब्दों को शुद्ध करके लिखना है। पहला है परलौकिक, परलोक से संबंध रखता हुआ, तो ये परलोक नहीं, परलौकिक नहीं होता, पारलौकिक होता है। पारलौकिक, पारलौकिक, परलोक से संबंध रखने वाला, पारलौकिक। सामाजिक नहीं होता, सामाजिक, सामाजिक। परितोषिक नहीं होता, परितोषिक होता है इनाम। पारितोषिक, पारितोषिक। वाल्मीकि, ये होता है वाल्मीकि। उज्ज्वल में, ये शब्द बहुत बार पूछा जाता है, इसमें दो आधे ज आते हैं। उज्ज्वल, ये उत प्लस ज्वल से मिलके बनता है, तो ज्वल में आधा ज आता है, दोनों ज इसमें आधे आते हैं। उज्ज्वल, जब हम संधि करेंगे तो मैं आपको इसको अच्छे से बताऊंगी। साप्ताहिक, ये आएगा साप्ताहिक होता है शब्द, साप्ताहिक। अनिर्वचनीय, इसको अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका आपको अर्थ समझ में आएगा। अनिर्वचनीय, वचन मतलब बोलना, कहना। अनिर्वचनीय, जिसको कहा ना जा सके, तो इसमें अनिर्वचनीय, न को बड़ी की मात्रा आएगी, अनिर्वचनीय। चंडाल नहीं होता, चांडाल होता है, चांडाल। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे उसने बिंदी लगाई हुई है तो बिंदी भी आप लगा सकते हैं, चांडाल। श्रृंगार दिया हुआ है, श्रृंगार, तो देखिए जो ये आप लिखते हैं, अच्छा, ये जो लिखते हैं ये श्र है, श्र। ये है क्या? आधे श को इस प्रकार भी लिखा जाता है, आधे श को। तो जब हमने पैर में र लगा दिया तो वो श्र बन गया। लेकिन जब हम श्रृंगार बोलते हैं तो आधे श में री आता है, री, श्रृंगार। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? श्रृंगार, श्रृंगार शब्द क्या होता है? श्रृंगार। अगर कई कई बहुत जगह पे ऐसे भी लिखा होता है, श्र और री, तो ये क्या बन गया? श्र री, श्रृंगार बन गया, तो ये गलत है। श्रृंगार इस प्रकार से सही शब्द आएगा। कहावतों मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अकल पर पत्थर पड़ना, अकल पर पत्थर पड़ना बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा है कि बुद्धिमानी की बातें नहीं करना, कि मूर्खता की बात करना। अकल पर पत्थर पड़ना, तुम्हारी अकल पर क्या पत्थर पड़े थे जो बच्चे को अकेले जंगल में भेज दिया? हमने पहले भी किया हुआ है ये। आस्तीन का सांप होना, आस्तीन का सांप होना, आस्तीनें तो आपको पता ही होंगी, ये जो हमारी स्लीव्स की होती हैं। आस्तीन का सांप होना मतलब यहाँ पे छुपा हुआ सांप, मतलब ऐसे तो हमारे बहुत करीब है, आस्तीन है, हमारी अपनी है, लेकिन सांप होना तो ये इसलिए होता है कपटी मित्र के लिए, कि जो व्यक्ति आपके पास है ऊपर से आपका मित्र है लेकिन अंदर से सांप की तरह है, तो वह है कपटी मित्र। मान ना मान मैं तेरा मेहमान,
कि जबरदस्ती दूसरे के काम में दखल देना, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। लोहे के चने चबाना, लोहे के चने चबाए जा सकते हैं? नहीं। तो इसका अर्थ क्या है कि असंभव कार्य करना, कि असंभव कार्य तो हो ही नहीं पाएगा, मतलब बहुत कठिन कार्य करना, बहुत कठिन, कठिनता का काम करना, बहुत कठिन कार्य करना। काला अक्षर भैंस बराबर अनपढ़ व्यक्ति। निम्नलिखित युग्मों में दिए गए शब्दों का अपने बनाए वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि दोनों का पारस्परिक अंतर यथासंभव स्पष्ट हो जाए। पहला है अन्न, दूसरा है अन्य। अन्न तो हमें पता ही है, अनाज होता है, अन्य होता है दूसरा। तो दोनों को आपको अलग अलग वाक्य में प्रयोग करना है कि दोनों का जो अर्थ है वो स्पष्ट हो जाए। जलज, जल प्लस ज, जो पीछे ज आता है इसका अर्थ होता है पैदा होना, पैदा हुआ, जो जल में पैदा हुआ अर्थात कमल का फूल। जलद, जो जल को लेके आए हैं, बादल। आकाश में जलद छा गए हैं, जलज कि समुद्र के कुछ भी बना दीजिए कि तालाब में जलज की खिला हुआ जलज बहुत सुंदर लग रहा है। ग्रह, ग्रह आकाशीय पिंड लिखेंगे इसको, आकाशीय पिंड। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं वे लिख दीजिए। ग्रह, ये क्या होता है? घर। अविलंब, तो आप खुद, आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसका अर्थ क्या होगा। विलंब होता है देरी, अविलंब बिना देरी के, मतलब समय पर, मुझे अविलंब वहां पहुंचना है। अवलंब होता है सहारा, कि वह अपने माँ बाप का बुढ़ापे में वह, कि वह अपने माँ बाप, कुछ भी बना दीजिए कि श्रवण कुमार अपने माँ बाप का इकलौता अवलंब था। नियत और नियत, नियत होती है इरादा, नियत जो छोटी ई वाला है वो आपने सुना होगा कि हमें नियत समय पर यह कार्य करना है, समाप्त करना है। नियत मतलब निश्चित, निश्चित। वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको लिखना है जो सबको समान दृष्टि से देखता हो, जो सबको समान समझता हो, बराबर समझता हो। तो ये आएगा समदर्शी, समदर्शी, सबको एक समान देखने वाला। ये ऊपर र है। जिसका कोई आधार ना हो, निराधार, जिसका कोई आधार ना हो। जो बिना वेतन के कार्य करे, अवैतनिक, बिना वेतन के जो कार्य करे। जो बहुत अधिक बोलता हो, वाचाल, वाचाल का जो विलोम शब्द है वो क्या आएगा? मूक। 15 दिन में एक बार प्रकाशित होने वाला, ये होता है 15 दिन का पक्ष होता है, तो पाक्षिक। ठीक है, तो अगला देखते हैं संधि विच्छेद। वीरोचित, वीर प्लस उचित। दिग्गज, दिक प्लस गज। दुराग्रह, दुराग्रह क्या होगा? आग्रह करना तो आपको पता है, निवेदन करना, विनती करना। दुराग्रह कौन करता है? छोटे बच्चे करते हैं, मतलब हठ करना, पीछे पड़ जाना। दुह प्लस आग्रह मतलब बुरी तरह से आग्रह करना, दुह आग्रह। उल्लास, उत प्लस लास। उच्चारण, उत प्लस चारण। तो ये हैं आपके संधि विच्छेद। अगला है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर हिंदी में निबंध लिखिए। राजभाषा हिंदी की वर्तमान स्थिति। तो देखिए बहुत से मतलब हमने, ये हमारा 5वां पेपर है, तो मुझे लगता है कि 2-3 पेपरों में ये पूछा गया है। राजभाषा हिंदी की जो चुनौतियां हैं, पहले पेपर में एक में ये आया था। पहले 2 पेपरों में हमारे पास राजभाषा हिंदी पर हमें अनुच्छेद दिया गया था। तो राजभाषा हिंदी
पर मतलब ये टॉपिक जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। राजभाषा हिंदी की वर्तमान स्थिति, तो वर्तमान स्थिति क्या है उस पर हमें चर्चा करनी है। सूचना प्रौद्योगिकी और युवा पीढ़ी, तो ये आप लिखना है आपको। पर्यावरण प्रदूषण, तो पिछले पेपर में भी पर्यावरण पे आया था, इस बार फिर से इसमें दिया हुआ है पर्यावरण प्रदूषण एक चुनौती, हिंदी सिनेमा, दशा और दिशा, शिक्षा और समाज। तो 5 विकल्प आपको दिए गए हैं जिन पर आपको लगे कि आप बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, आपको निबंध लिखना है। तो ये था आपका 2014 का पेपर। शुक्रिया।